हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो एडजॉर्प्शन थ्योरम्स पढ़ी थी, तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन थ्योरम और लैंगमर एडजॉर्प्शन थ्योरम, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में। अच्छा, उसमें एक चीज जाके सही कर लो, जैसे तुम्हें बताया था कि फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन थ्योरम, ये एक चीज यहाँ गलत हो गई थी। फ्रेंडलिच जो थ्योरम है दैट इज वैलिड फॉर मल्टी लेयर्ड। ये तुम्हारा किसके लिए वैलिड है? मल्टी लेयर्ड एडजॉर्प्शन, वहां मोनो लेयर्ड लिखवा दिया था। जबकि लैंगमुयर किसके लिए वैलिड है? लैंगमुयर इज वैलिड फॉर मोनोलेयर्ड, ठीक है। लैंगमुयर इज वैलिड फॉर मोनोलेयर्ड, ठीक है। तो इससे एक चीज ध्यान रखो, एक चीज आती है कि जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन थ्योरम है इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन थ्योरम है, ये तुम्हारा बेसिकली किसके लिए यूज की जाती है? फिजिकल एडजॉर्प्शन, बिकॉज फिजिकल एडजॉर्प्शन इज मल्टी लेयर्ड, व्हाइल लैंगमुयर इज बेसिकली यूज्ड फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन, या फिर कभी हम लोग बोल सकते हैं और मोनोलेयर्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए बेस्ट थ्योरम कौन सी है फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन स्टडी करने के लिए बिटवीन फ्रेंडलिच एंड लैंगमुयर, तो तुम्हारी कौन सी होगी? फ्रेंडलिच, ठीक है। बिकॉज फिजिकल एडजॉर्प्शन मोस्टली क्या होता है? तुम्हारा मल्टी लेयर, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखो, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन इज used for multi-layered adsorption. Friendlich adsorption is used for multi-layered adsorption. Hence, it is best for studying physical adsorption. Hence, it is best for studying physical adsorption. While Langmuir adsorption is monolayered adsorption. Hence, it is best for studying chemical adsorption और monolayered physical adsorption. Chemical adsorption और monolayered physical adsorption. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अच्छा एक ग्राफ और बना लो जो तुम्हारा लैंगमुयर के लिए एक ग्राफ अगर तुमसे बोला जाए P अपॉन एक्स बाई एम वर्सेस P, ये ग्राफ बनाने की देखो, ठीक है। लैंगमुयर एडजॉर्प्शन थ्योरम में P अपॉन एक्स बाई एम वर्सेस P। तो देखो हम लोगों ने कल बोला क्या था? एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन वन प्लस बी पी। तो यहां से बोल सकते हैं कि वन अपॉन एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू वन प्लस बी पी अपॉन ए पी। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा? वन बाय एक्स बाय एम इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए पी प्लस बी बाय पी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो P अपॉन एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए प्लस बी बाय ए इंटू पी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो फिर ये कैसा ग्राफ आ रहा है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करो तो m क्या आ रहा है? b बाय ए, और c क्या आ रहा है? 1 बाय ए। मतलब p अपॉन एक्स बाई एम वर्सेस तुम्हारा P का ग्राफ कैसे आएगा? स्ट्रेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो ये दो तीन टाइप के ग्राफ तुमसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें तीनों ग्राफ तुम्हारे log x बाय m वर्सेस log p इन तुम्हारा फ्रेंडलिच, m बाई एक्स वर्सेस 1 बाई p और p बाय एक्स बाई m वर्सेस p, तीनों की तीनों क्या आ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। तो ग्राफ तुम्हें क्या आने चाहिए? बनाने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आएगा तुम्हारा लिमिटेशंस ऑफ लैंगमुयर एडजॉर्प्शन। तो पहली लिमिटेशन तो यही है कि तुम्हारा किसके लिए वैलिड है? मोनोलेयर्ड के लिए। ये तुम्हारा किसके लिए वैलिड है? मोनोलेयर एडजॉर्प्शन। ये मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन को तुम्हारा स्टडी नहीं कर सकता। हम लोगों ने पहले ही तुम्हारा अजम्पशन जो लिया था उसमें क्या बोला था कि इट शुड बी मोनोलेयर्ड। सेकंड इसका लिमिटेशन क्या है लिखो, कि जब हम लोगों ने फर्स्ट अजम्पशन लिया तो उसमें हम लोगों ने क्या बोली थी? सारी साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्विवेलेंट होनी चाहिए। हम लोगों ने क्या बोला? सॉलिड जो साइड्स प्रोवाइड कर रहा है एडजॉर्प्शन के लिए वो सारी साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्विवेलेंट। लेकिन असलियत में जब प्रैक्टिकली अगर करो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक साइड इक्विवेलेंट है।
तो ये एक सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है कि बिकॉज डिफरेंट साइड्स आर नॉट इक्विवेलेंट, जनरली डिफरेंट साइड्स आर नॉट इक्विवेलेंट, हेंस इट कैन नॉट सर्व द पर्पस ऑफ इर्रेगुलर साइड्स। ठीक है, तो लिखो Langmuir adsorption theorem generally valid for the case when all sides provided is generally valid for the case when all sides provided by adsorbent are equivalent, but practically it is seen that sides are non-equivalent. ठीक, अब तीसरा लिमिटेशन, ठीक है, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर तुमसे x बाई एम वर्सेस p देखा जाए तो ये पहले बताया था ये आइसोथर्म्स है। आइसोथर्म्स मतलब तुम्हारा एक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो तुमने 3 डिफरेंट आइसोथर्म लिए, T1 का आइसोथर्म, ये T1 का, ये T2 का आइसोथर्म, ये T3 का आइसोथर्म। क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, आइसोथर्म्स हैं तुम्हारे। आइसोथर्म मतलब ये अलग टेम्परेचर का आइसोथर्म अलग हमने स्टडी किया, ये दूसरे टेम्परेचर पे स्टडी किया, ये तीसरे स्टडी किया। तो हमें T3, T2, T1 के बीच में सबसे पहले रिलेशन निकालने के इनमें से ज्यादा कौन होगा। तो एक बार चीज ध्यान दो, जैसे अगर मैं पॉइंट लूं x बाई एम का पॉइंट ही है, कुछ x बाई एम मान लो तुम्हारा सर्टेन पॉइंट है x बाई एम, तो इसके लिए ये P3 आएगा, ये P2 आएगा और ये P1 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक x बाई एम अगर मैंने कांस्टेंट रखा तो इसके लिए ये प्रेशर P3, ये P2, ये P1, ज्यादा कौन सा है? P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। ज्यादा इनमें से कौन सा है तुम्हारा? P1 जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा है एक पर्टिकुलर उसके लिए, फिर उसके बाद तुम्हारा P2 है, फिर सबसे कम कौन सा है? P3। मतलब सेम प्रेशर पे लाने के लिए मुझे सेम x बाई एम पाने के लिए मुझे T1 पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, T1 पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, T2 पे बीच में, और सबसे कम प्रेशर किस में लगाना पड़ रहा है? T3 में। तो अब ध्यान दो, अच्छा ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन घटता है कि बढ़ता है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन कम होता है जनरली। अगर मैं बोलूं फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केसेस है, टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन क्या होता है? कम, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, दूसरी चीज अगर देखी जाए प्रेशर बढ़ाने से, तो प्रेशर बढ़ाने से शुरुआत में बढ़ता है, फिर एक टाइम पे जाके सैचुरेट हो जाता है, लेकिन इनिशियली क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि T1 टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड हो रहा है टू अटेन सेम x बाई एम, और T3 पे कम प्रेशर पे ही तुम्हारा x बाई एम अटेन हो जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूं अगर प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ रहा है, उन मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्बेंट से एड्सॉर्ब कराने के लिए, तो प्रेशर ज्यादा तब लगाना पड़ेगा जब वो जल्दी उड़ जा रहे होंगे, एड्सॉर्बेंट साइड्स छोड़ दे रहे होंगे। मतलब अगर P1, P2 और P3 में P1 सबसे ज्यादा है, देन T1 शुड बी ग्रेटर देन T2 शुड बी ग्रेटर देन, फिर से सुनो क्या बोला, एक बार ध्यान सुनो, तुमसे क्या बोला कि ये तुम्हारा एक एड्सॉर्बेंट है, इस पे मान लो 3 एड्सॉर्बेंट लगे, एक बार T इज इक्वल्स टू 200 केल्विन देखो, और एक बार सेम केस में मैं 3 एड्सॉर्बेंट लगाने के लिए T इज इक्वल्स टू 400 केल्विन। पहली चीज ये बताओ, 200 केल्विन और 400 केल्विन में तुम्हारा ज्यादा एड्सॉर्प्शन किस टेम्परेचर पे हो रहा होगा? इस टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो अगर ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा तो इसमें आसानी से तुम्हारा ये एड्सॉर्बेंट से बाइंड हो जाएगा, इसमें मुश्किल से बाइंड होगा। ये चीज समझ में आती है? अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मुश्किल से बाइंड हो रहा है, तो मुश्किल से बाइंड हो रहा है और मुझे सेम अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब कराना है, तो मुझे उसको ज्यादा प्रेशर लगा के एड्सॉर्ब कराना पड़ेगा।
अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब एड्सॉर्बेट मुश्किल से बाइंड होगा, मुश्किल से बाइंड होना मतलब मुझे प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो वही बात बोल रहा हूं, अगर P1 ज्यादा है मतलब मुझे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट से बाइंड कराने के लिए, देन T1 शुड बी ग्रेटर देन T2 शुड बी ग्रेटर देन T3। पहली चीज समझ में आई, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इसको लिख लो, ये वाला लिख लेना। फिर इसके बाद अब लिमिटेशन क्या आती है वो ध्यान दो। अब इन तीनों केसेस में देखो, ये जो सैचुरेशन प्रेशर है, ये सैचुरेशन प्रेशर है, ये तुम्हारा अलग अलग x/m पे आ रहा है। देखो अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो जो सैचुरेशन प्रेशर है इट इज प्रेजेंट एट डिफरेंट x/m। क्लियर है? लेकिन लैंगमिर ने क्या कहा था, लैंगमिर ने जो सैचुरेशन का x/m है उसको टेम्परेचर से कोई भी डिपेंडेंस नहीं बता पाया था। मतलब क्या है कहने का कि लैंगमिर की थ्योरी के हिसाब से टेम्परेचर तुम बढ़ाओ या घटाओ, सैचुरेशन पे जो x/m आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, जबकि ये पॉइंट क्या है। ठीक है, लैंगमिर का सेकंड इफेक्ट क्या था कि ही सेड दैट सैचुरेशन शुड बी अचीव्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर के साथ कोई भी डिपेंडेंस नहीं बताया गया। लेकिन एक्चुअल में क्या देखा जाता है कि सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ाने से डिफरेंट आता है। हेंस इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लिख लेना, अकॉर्डिंग टू लैंगमिर he proposed that saturation point is independent of temperature. Saturation point is independent of temperature, but in actuality it depended on temperature. In actuality it dependent on temperature. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक आता है दैट इज एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान दो, इसके सिर्फ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, जो पार्ट है वो इन सच इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जांपल्स कई बार पूछ दिए जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं CH3CH प्लस चारकोल। अब होता क्या है कि जब हम लोगों ने एक CH3COH का सोल्यूशन लिया, CH3COH का एक्वा सोल्यूशन लिया, ठीक है, पानी में डिसॉल्व करके इसको एक्वा सोल्यूशन, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, चारकोल डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया हमने, चारकोल डाल दिया। तो क्या देखा जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH क्या करता है, डिक्रीज करने लगता है। कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH डिक्रीज करने लगता है, क्यों? बिकॉज CH3COH गेट्स एड्सॉर्ब्ड ऑन चारकोल। CH3COH जो तुम्हारा है वो धीरे धीरे किस पे एड्सॉर्ब होने लगेगा, इस चारकोल के पीस पे एड्सॉर्ब होगा, जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट, सिमिलर वे में लिटमस सॉल्यूशन प्लस चारकोल। लिटमस किसके सॉल्यूशन में हमने चारकोल डाला तो लिटमस का कलर धीरे धीरे कम होता रहता है। कलर कम हो रहा है, कलर कम इस वजह से हो रहा है बिकॉज चारकोल इज एड्सॉर्बिंग लिटमस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सिमिलरली ऑर्गेनिक डाई से हम लोग आगे तुम्हारे एप्लीकेशन से पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक डाई का एक सोल्यूशन लिया, उसमें हम लोगों ने चारकोल डाल दिया, तो चारकोल इज एड्सॉर्बिंग, ठीक है, तुम्हारा डाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ध्यान दो, ये इस केस में एड्सॉर्बेट, ये एड्सॉर्बेंट, सिमिलरली ये एड्सॉर्बेट, ये एड्सॉर्बेंट, ये एड्सॉर्बेट, ये एड्सॉर्बेंट। लेकिन लास्ट वाला जो एग्जांपल है इसमें ये MgOH वोल्ट वाइज एड्सॉर्बेंट होता है और मैग्नेसॉन एक डाई होता है। ये क्या होता है, एड्सॉर्बेट। होता क्या है कि MgOH वोल्ट वाइज का क्या बनता है, जनरली प्रेसिपिटेट। MgOH वोल्ट वाइज का क्या लिया हमने, प्रेसिपिटेट लिया, और इसको एक मैग्नेसॉन के डाई के सोल्यूशन में। अब MgOH वोल्ट वाइज का जनरली कलर क्या होता है, व्हाइट, लेकिन जब हम लोग उसको मैग्नेसॉन के डाई के सोल्यूशन में हम लोग डिप करते हैं इन मैग्नेसॉन, तो ये क्या, ये ब्लू कलर डाई है, दिस इज जनरली ब्लू कलर डाई। ठीक है, तो इससे MgOH वोल्ट वाइज ऊपर क्या कलर आने लगता है, इट टर्न्स ब्लू। या ब्लू क्यों ये टर्न हो रहा है, बिकॉज ये जो डाई है इट इज गेटिंग एड्सॉर्ब्ड ऑन इट्स सरफेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये सर्टेन कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे
कोर्स में, ठीक है। अब एक दो पार्ट और आता है, वो ध्यान दो। अगर मैं बोलूं फैक्टर्स, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अगर तुम्हें बोला जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन, ठीक है, तो ध्यान दो फैक्टर्स। तो फैक्टर्स फिर से सेम होगा। सबसे पहले अगर मैंने बोला सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो फिर से एडसॉर्प्शन इस केस में भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, चाहे वो गैस ऑन सॉलिड हो, चाहे ये इन सोल्यूशन ऑन सॉलिड एडसॉर्बेंट हो, ठीक है। एडसॉर्प्शन इन सोल्यूशन का मतलब है सोल्यूशन ऑन सॉलिड एडसॉर्बेंट, ठीक है। आया सुन, एडसॉर्प्शन ऑफ सोल्यूशन ऑन सॉलिड एडसॉर्बेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन को किसके ऊपर एडसॉर्ब करा रहे हैं, सॉलिड के ऊपर, ठीक है। तो सेम केस, सरफेस एरिया बढ़ेगा, एडसॉर्प्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकेंड चीज अगर बोली जाए, टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे तो एडसॉर्प्शन इस केस में भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, जैसे उसमें डिक्रीज कर रहा था। थर्ड केस, हम लोग वहां प्रेशर पढ़ते थे क्योंकि वो गैसेस होती थी। इस केस में क्या पढ़ेंगे, तो गैसेस के लिए हम लोग क्या पढ़ते थे, प्रेशर का रिलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन, तो देखो इसकी रिलेशन क्या आती है, एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू के सी टू पावर 1/m। जैसे फ्रेंडलिश थ्योरम आ रही थी उसमें x बाई एम इज इक्वल्स टू के पी टू पावर 1/n है। बस वहां p को किससे रिलेस कर दोगे, c से, वेर c इज कंसंट्रेशन ऑफ। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सिर्फ पॉइंट ध्यान रखो, ये फॉर्मूला ऐसा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कभी कभार पूछ दिया था विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट, तो उसमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसके ऊपर तुम्हारे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। लॉग वाला टर्म्स में भी आ जाएगा, लॉग वाले टर्म्स में क्या आएगा, लॉग x बाई एम इज इक्वल्स टू लॉग k प्लस 1/n लॉग c। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो ये सर्टेन तुम्हारा पार्ट था, एडसॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑन सॉलिड एडसॉर्बेंट। मतलब इस केस में एडसॉर्बेट क्या है, दिस इज एडसॉर्बेट एंड दिस इज सॉलिड इज एडसॉर्बेंट। फर्स्ट केस में हमने गैस ऑन सॉलिड पढ़ा था, इस केस में हमने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन ऑन सॉलिड, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन। सबसे पहला आता है गैस मास। अब गैस मास में कैसे, गैस मास का जनरली माइनिंग, जब माइंस में लोग उतरते नीचे, तो माइंस के में क्या होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर कई सारी पॉइजनस गैसेस होती हैं, जैसे पॉइजनस गैसेस सच एज CH4, CO, ये सारी सारी तुम्हारी माइंस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर तुम बिना कुछ पहले नीचे उतर जाओगे तो इसको इनहेल करने से डेथ हो सकती है। तो क्या किया जाता है, गैस मास्क बनाए जाते हैं जिनके अंदर, गैस मास्क है जिनके अंदर चारकोल की लाइनिंग की जाती है। गैस मास्क के अंदर क्या किया जाता है, चारकोल की लाइनिंग। अब ये चारकोल क्या करता है, इट बिहेव्स एज अ एडसॉर्बेंट to adsorb these gases, ये behaves as an adsorbent to adsorb these poisonous gases। क्लियर है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरिंग माइनिंग various poisonous gases such as CH4, CO etc., various poisonous gases such as CH4, CO etc. are present which can cause death if inhaled, full stop। एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड मतलब उसको एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट जो पढ़ाया था, एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड which behaves as an adsorbent to adsorb these gases, ठीक है। सेकेंड आता है इन डीह्यूमिडिफायर्स। डीह्यूमिडिफायर मतलब क्या,
ह्यूमिडिटी रिमूव करना, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी रिमूव करना, ह्यूमिडिटी रिमूव करने मतलब क्या है, एयर से वाटर वेपर से रिमूव करना, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को रिमूव कर रहे हैं। तो इसलिए जनरली क्या हो जाता है, सिलिका जेल, सिलिका जेल जनरली क्या, SiO2, SiO2 क्या करता है, एड्सॉर्ब्स वाटर, क्लियर है, ये क्या कर लेता है, वाटर को क्या कर देगा, एड्सॉर्ब कर लेगा, और अगर एड्सॉर्ब कर लेगा तो तुम्हारा एयर से वाटर वेपर्स का कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हेंस ह्यूमिडिटी बिकम्स लो। तो लिख लो, इन dehumidifiers, in dehumidifiers, in dehumidifiers silica gel is used, in dehumidifiers silica gel is used which absorbs water, which absorbs water। अब यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना, SiO2 ड्राइंग, ये भी एक ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट क्या, पानी रिमूव करने वाला। सिमिलरली एनहाइड्रस CaCl2, ये भी तुम्हें वहां बताया था, ये सब इनऑर्गेनिक करते हैं, ये भी एक ड्राइंग एजेंट है, ठीक है, बोथ आर ड्राइंग एजेंट्स। लेकिन SiO2 पानी रिमूव करता है बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, लेकिन एनहाइड्रस CaCl2 पानी रिमूव करता है बाय एब्जॉर्बिंग वाटर, ये पॉइंट ध्यान रखना। SiO2 is a drying agent which removes water by adsorbing it, और एनहाइड्रस CaCl2 कैसे रिमूव कर रहा है, बाय एब्जॉर्बिंग इट। क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट, इन डाइंग ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स को डाई करना, डाई करना मतलब उसके ऊपर, क्लोथ्स को डाई करने का मतलब है कि जैसे मान लो तुम्हारी शर्ट है, शर्ट पे कलर चढ़ाना, डाई चढ़ाना मतलब कलर चढ़ाना, डाई क्या होता है, कलर्ड मैटर। तो होता क्या है जनरली, जब तुम नॉर्मली शर्ट पे अगर तुमने ऐसे डाई लगा दिया तो वो स्टिक नहीं कर पाता है, वो उससे रिमूव हो जाएगा, या तुरंत रिमूव हो जाएगा, या एक बार तुमने वॉश कर दिया तो वो रिमूव होने, कई बार होता है ना, कलर छोड़ देती है सर। तो इसलिए होता है कि तुरंत डाई को तुमने लगाया, वो तो या तो तुरंत रिमूव हो जाएगा, या फिर जब तुम इसको वॉश करोगे तो वो उसके साथ ही क्या होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, शर्ट पे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एलम, इस शर्ट के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, एलम। अब ये एलम क्या करता है, बिहेव्स एन एड्सॉर्बेंट फॉर डाई, it behaves an adsorbent for dye, hence it adsorbs dye on its surface। तो लिखो, when dye is applied on clothes, when dye is applied on clothes, when dye is applied on clothes, it does not stick, it does not stick and gets removed, and it does not stick and gets removed, hence alum is applied, hence alum is applied, which alum is applied which behaves like a adsorbent for dyes, which behaves like a adsorbent for dyes। ठीक है, तो तुम्हें लगेगा अच्छा डाई के लिए तो एड्सॉर्बेंट चारकोल भी बिहेव कर रहा था, चारकोल क्यों नहीं लगाया, चारकोल काला कर देगा, और दूसरी बात चारकोल शर्ट के ऊपर चिपकेगा भी नहीं, वो कैसे उसको अलग से डाई कर देगा, लेकिन ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, एलम लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। तो इसमें पॉइंट लिखो, सर्टेन फूड्स like sugar juice, like sugar comma juice comma oils are colored due to presence of impurities, hence charcoal is added,
which absorbs these impurities, which absorb these impurities. क्लियर है? सिमिलर वे में लास्ट लिखो क्रिएशन ऑफ वैक्यूम. क्रिएशन ऑफ वैक्यूम में जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे मान लो एक इसके अंदर है गैसेस भरी हुई, अब मुझे इस वेसल के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है तो मैं इन गैसेस को रिमूव कर दूं. वैक्यूम को क्रिएट करना है तो उस गैसेस को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं. तो इसमें मैंने एक एड्सॉर्बेंट डाल दिया. एड्सॉर्बेंट जनरली क्या डाला जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल. ठीक है, एक एड्सॉर्बेंट डाल दिया. अब इट्स एड्सॉर्बेंट क्या करेगा, इन गैसेस को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेगा, और इन गैसेस को अगर अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लिया, एड्सॉर्ब्स गैसेस, तो तुम्हारा किस टाइप का फेज आ जाए कि नीचे चारकोल पड़ा हुआ है, यहां पे एड्सॉर्बेट प्लस एड्सॉर्बेंट मतलब गैसेस प्लस चारकोल तुम्हारा एड्सॉर्ब हो रखा है, मतलब गैस चारकोल पर गैसेस एड्सॉर्ब हो रखा है, ऊपर क्या क्रिएट हो रखा है, वैक्यूम. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो लिखो vacuum is created by adsorbing gases. Vacuum is created by adsorbing gases. Vacuum is created by adsorbing gases on activated charcoal. ठीक है, ये सर्टेन थे. अब इसके अलावा ये 3-4 पॉइंट्स और हैं, तो इनको अभी लिखो. जैसे फ्रॉथ फ्लोटेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, तुम्हारा वाटर सॉफ्टनिंग का है. तो ये हम लोग जैसे जैसे फ्रॉथ फ्लोटेशन हम लोग मेटलर्जी में करेंगे. क्रोमेटोग्राफी तुम्हारा ऑर्गेनिक में आता है, टेक्निक्स ऑफ, ठीक है. और तीसरी चीज आती है तुम्हारा जो एस ब्लॉक में, यहाँ हम लोग सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर. तो ये अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे, तो वहां हम लोग इसको देखते जाएंगे. क्लियर है? तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस थे, इनको तुम्हें क्या होने चाहिए, ध्यान होना चाहिए. ठीक है.